गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम टॉपिक देख रहे हैं बेटा वो आपके लिए नया टॉपिक नहीं है। हम अगेन आपका जो इंटरफेरेंस था जो आपने 11th क्लास में पढ़ लिया है उसको ही क्विक रिवीजन लेने जा रहे हैं, ठीक। क्योंकि आगे जैसे हम टॉपिक पढ़ेंगे, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, उन सब चीज़ों के लिए हमें इंटरफेरेंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि हमने इंटरफेरेंस में पढ़ा था कि इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है। इंटरफेरेंस का मतलब होता है मिलना। भाई इंटरफेरेंस का मतलब ये नहीं होता कि इंटरफेयर कर दो। इंटरफेरेंस का मतलब होता है मिल जाओ, ठीक है। तो इंटरफेरेंस का क्या मतलब होता है? मिलना। अब मिलेगा कौन? तो देखो, हम ये वेव्स की बात में करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास में क्या है, एक कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, एक कोई रस्सी है। ऐसे मेरे पास मान लीजिए रस्सी है। इस रस्सी को यहाँ पे मैंने पकड़ लिया, यहाँ पे आपके पास रस्सी है तो यहाँ पे आप पकड़ लो, यहाँ आप अपनी किसी फ्रेंड को पकड़ा दो, ठीक है। अब आप क्या करोगे? आप इसको ऐसे ऐसे हिलाओगे। भाई ऐसे रस्सी पकड़ के ऐसे ऐसे हिलाते हो ना, तो सेम वैसी चीज़ है। मान लीजिए आप इस रस्सी को पकड़ के हिलाने लगे यहाँ से, इस रस्सी को आपकी फ्रेंड यहाँ से पकड़ के हिलाने लगी, तो क्या होगा? यहाँ पे क्योंकि आप रस्सी को हिला रहे हैं, एक वेव जनरेट होगी ऐसे ऐसे, और सेम वैसी यहाँ पे एक वेव जनरेट होगी। आई होप आपको वेव का कॉन्सेप्ट समझ में आता होगा थोड़ा बहुत, है ना। क्योंकि जब क्या होता है बेटा, हम किसी चीज़ को वाइब्रेट करते हैं, जैसे मान लीजिए एक दीवार है, ये दीवार है, इससे कोई रस्सी बंधी हुई है ऐसे। अगर आप इस रस्सी को हिलाएंगे तो ये रस्सी यहाँ नहीं चली जाती। हमने पढ़ा था कि क्या होता है, ये पार्टिकल्स, हर एक पार्टिकल क्या करता है, अपनी ही पोजीशन में एसएचएम करता है। याद आ रहा है कुछ? जैसे अब रस्सी, ये रस्सी बंधी हुई यहाँ पे, ऐसे ऐसे यहाँ रस्सी बंधी है, मान लीजिए यहाँ रस्सी बंधी, आप इसको ऐसे ऐसे हिला रहे हैं ऊपर नीचे रस्सी को, ठीक है। तो ये पार्टिकल, जैसे मतलब मैं इस वायर से ही अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो मान लीजिए वायर बंधा हुआ है, ये वायर ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो क्या वायर छोटा बड़ा हो जा रहा है क्या? नहीं, बट वायर का हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, ठीक है। तो सेम वही चीज़ है, हर एक पार्टिकल क्या करता था, एसएचएम करता था। और ये जो हम कर्व बनाते थे, किसके लिए बनाते थे? पार्टिकल्स के मूवमेंट को दिखाने के लिए बनाते थे, क्लियर? ठीक। तो इंटरफेरेंस कब आता है? जब दो वेव्स आपस में मिलती हैं। अब दो वेव्स मतलब दो सोर्स होंगे, तो भाई दो सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस होगा। एक यहाँ से मान लो आपकी वेव निकल रही, आपने यहाँ से रस्सी को हिला दिया है, एक यहाँ से निकल रहा, आपने यहाँ से रस्सी को ऐसे हिला दिया है। तो यहाँ से एक वेव निकल रही है, एक वेव यहाँ से निकल रही है। अब दोनों यहाँ कहीं मिल रहे होंगे, ठीक। तो जब यहाँ मिल रहे हैं तो क्या कंडीशन हो रही होगी? सपोज करो खुद आपने, मान लो आपने जब इस वेव को ऐसे ऐसे हिलाया, तो आपने इसको, आपके हिलाने के कारण ये 5 मीटर ऊपर जाना चाहती है, ठीक है। आपकी फ्रेंड के हिलाने के कारण वो मान लीजिए 5 मीटर नीचे जाना चाहती है, -5। तो इस पॉइंट का टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये पॉइंट कहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा? तो यही चीज़ क्या है, इंटरफेरेंस में पढ़ी जाती है कि जब दो वेव्स क्या होते हैं बेटा, मिलते हैं। जब दो वेव्स को क्या करते हो आप, मिला देते हो किसी पॉइंट पे, तो एक्चुअल में जो आपका रिजल्टेंट है, वो रिजल्टेंट वेव का डायरेक्शन कैसा होगा, वो रिजल्टेंट वेव किस डायरेक्शन में जाएगी, किस एम्पलीट्यूड से जाएगी, इस चीज़ की स्टडी हम किस में करते हैं, इंटरफेरेंस में करते हैं। अब प्रैक्टिकली कैसे समझोगे इस चीज़ को? जैसे देखो, ये जो इसमें ये, अब जैसे देखो इंटरफेरेंस मतलब मान लीजिए जैसे मैंने बोला एक सोर्स ये है, ठीक है, दूसरा कोई सोर्स है ये, और यहाँ पे आप खड़े हो, जैसे कि कुछ भी समझ लीजिए, यहाँ पे कोई सा सोर्स है, जैसे मान लीजिए साउंड सिस्टम रखा हुआ है, या मान लीजिए वहाँ से कोई लाइट सोर्स कोई सा रखा हुआ है, एक सेम वैसा ही सोर्स यहाँ पे रखा हुआ है। अब जब ये साउंड सोर्स है या लाइट सोर्स है, तो यहाँ से क्या निकलेगी, कोई वेव निकलेगी। ये वेव निकली, भाई साउंड वेव भी है, साउंड भी क्या है, वेव है, लाइट भी क्या है, तो लाइट वेव निकली या साउंड वेव निकली, क्लियर। सेम वैसी अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ से भी साउंड वेव निकलेगी, ये भी यहाँ तक पहुँचेगी, ये भी यहाँ तक। अब खुद सोचो, दो जगह क्या बॉक्स अगर दो जगह वूफर आपका बजने लगा, तो आपको क्या एक ही गाना सुनाई देगा क्या? डेफिनेटली नहीं ना। अगर आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ एक कुछ दूरी पे, यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिख दिया x1 दूरी पे, तो यहाँ x1 दूरी पे एक साउंड सोर्स रखा हुआ है, x2 दूरी पे दूसरा साउंड सोर्स रखा हुआ है, क्लियर। तो जब दो साउंड सोर्स अलग अलग डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, आप यहाँ खड़े हो, तो आपको दोनों का कुछ ना कुछ गाना सुनाई दे रहा होगा।
मतलब आपका जो इधर से वेव आ रही है, जो इधर से वेव आ रही है, दोनों का रिजल्टेंट आपको सुनाई दे रहा है। तो इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि जो इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस बेसिकली किसके बेसिस पे दिया जाता है बेटा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बेसिस पे। इंटरफेरेंस मतलब दो वेव्स का मिलना। जब दो वेव्स मिलती हैं तो जो उनका रिजल्टेंट होता है, ठीक, जो उनका क्या होता है, रिजल्टेंट होता है, दैट विल गिवन बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, कोई अलग चीज़ है सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि जब दो वेव्स मिलती हैं तो वॉट एवर, सपोज करिए कि ये 5 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट दे रही है, ये 5 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट दे रही है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि जो भी रिजल्टेंट वेव जनरेट होगी, देखो एक वेव यहाँ से आई, एक वेव यहाँ से आई, आपको सुनाई तो कुछ और दे रहा होगा ना, इस प्योरली आपको ये सुनाई नहीं देगा, प्योरली आपको ये भी सुनाई नहीं देगा। ठीक, लाइट का समझो, जैसे एक मान लो यहाँ से टॉर्च पकड़े हो, यहाँ पे फोकस कर रहे हो, एक यहाँ टॉर्च पकड़े हो, यहाँ पे फोकस कर रहे हो, पर यहाँ का जो फोकस होगा क्या इसके फोकस के बराबर होगा? नहीं। क्या इसके फोकस के बराबर होगा? नहीं। वो दोनों को मिला के कोई तीसरा फोकस होगा। तो जो रिजल्टेंट होता है वो रिजल्टेंट किसके द्वारा दिया जाता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के द्वारा। और ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? वॉट एवर द रिजल्टेंट दैट विल बी द एडिशन ऑफ दिस बोथ, कि फर्स्ट का डिस्प्लेसमेंट और सेकंड का डिस्प्लेसमेंट दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये बताता है। कुछ समझ पाए रही? एक बार नहीं समझ में आया तो फिर से देखो। इंटरफेरेंस का मतलब मिलना। कौन मिलेगा? दो वेव्स मिलेंगे। वेव्स के मिलने से क्या होगा? जब वेव मिलेंगे तो जो भाई दो अलग अलग वेव मिल रहे हैं, तो दो अलग अलग मिल के कोई तीसरा कोई तीसरा वेव बनाएंगे। और वो तीसरा वेव कैसे बनेगा? तो वो रिजल्टेंट के बेसिस पे बनेगा, जो भी रिजल्टेंट आएगा। अब जैसे कुछ लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, अगर मान लो ये 6 सेंटीमीटर, मान लो इधर ये वाला इसका एम्पलीट्यूड 6 सेंटीमीटर ये ऊपर लेके जाता है, इधर वाला ये मान लो 3 सेंटीमीटर नीचे लेके जाता है, तो बीच वाला पार्टिकल कहाँ जाएगा? 3 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। मतलब जो भी रिजल्टेंट होगा उस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, कुछ समझ पाए? तो ये बेसिकली इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट होता है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे डीप में जाते हैं। क्लियर? अब देखिए, जैसे मान लो साउंड वेव का इक्वेशन कैसा लिखते हैं, याद है ना कि भूल गए हो? मान लो यहाँ से कोई वेव निकल रही है, इस वेव का इक्वेशन क्या लिख सकते हो? y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ऐसे लिखते थे हम लोग, याद करो, ऐसे लिखते थे ना। यहाँ पे इक्वेशन लिखो y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। इसको भी ऐसे ही लिखते थे भाई, क्योंकि यहाँ से साउंड सोर्स निकल रही है, यहाँ से सोर्स निकल रही है, और हम वेव का इक्वेशन इसी फॉर्म में लिखते थे, साइन के फॉर्म में, क्योंकि ये हमको साइन कर्व जैसा ही दिखता है कहीं ना कहीं। कैसा कर्व दिखता है? साइन कर्व बनता था ना, तो हमने ये इक्वेशन लिखना सीख लिया था। ठीक, इक्वेशन कैसा लिखते हैं ये नहीं समझा रही हूँ मैं, आई एम फोकसिंग ओनली ऑन द इंटरफेरेंस। क्लियर? तो ये हमने दो इक्वेशन लिख लिए, कहाँ से? यहाँ से जो सोर्स निकल रही है, जो वेव निकल रही है उसके। तो अब ये तीसरी वेव कैसे बनेगी? यहाँ पर वाली जो वेव कैसी होगी? देखो, यहाँ की जो वेव आ रही है वो जब यहाँ आएगी तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स वन, क्योंकि इसने देखो यहाँ पे a क्या है? एम्पलीट्यूड, ओमेगा फ्रिक्वेंसी, t टाइम, k कांस्टेंट, x क्या है? डिस्टेंस है, पाथ है ना। तो इसने x दूरी पे था ये पहले, अब कितना तय कर लिया? x1, तो इसका पाथ क्या हो जाएगा? x1। सेम वैसे इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ? इसका इक्वेशन हो जाएगा, इसको मैं y1 बोल लेती हूँ, उसको मैं y2 बोल लेती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? y a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स टू हो जाएगा। क्लियर? इतना समझ में आया? ठीक, तो अब इसका जो तीसरा वेव होगा, जो रिजल्टेंट वेव होगा, उस रिजल्टेंट वेव को हम कैसे लिखते हैं? ये रिजल्टेंट वेव कैसे होगा? y इज, अभी तो लिख के रखे हो, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2, दैट इज a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स वन प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स टू, यही होगा। तो ये हो जाएगा आपका y नेट, या फिर नेट डिस्प्लेसमेंट, या फिर नेट एम्पलीट्यूड। क्लियर? तो हम ऐसे इक्वेशन सॉल्व करते थे।
तो यही चीज़ आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताता है कि अगर दो अलग अलग वेव आ रही हैं तो जब हम उसे मिलाएंगे तो हमें जो रिजल्टेंट प्राप्त होगा वो कैसे मिलेगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बेसिस में मिलेगा। इतना क्लियर हो गया। अब कैसे ऐड करेंगे, एम्पलीट्यूड कैसे ऐड होगा, क्या क्या चीज़ें चेंज होगी, वो हम 1 बाय 1 करके देखते जाते हैं। इतना समझ में आ गया आप लोग को? आ गया तो अच्छी बात। एक चीज़ और देखते हैं, ठीक है। इंटरफेरेंस की जब हम स्टडी करते हैं ना तो पूरे सिस्टम को हम मानते हैं कि कोहेरेंट सिस्टम है। हम पूरे सिस्टम को क्या मान के चलते हैं? कोहेरेंट सिस्टम। क्यों मानते हैं और कोहेरेंट का मतलब क्या होता है? दोनों चीज़ें देखो। एक चीज़ आपको पता है क्या कि ये जो साइन के साथ में वाला टर्म होता है, ये वाला टर्म, कौन सा टर्म? ये जो साइन के साथ में बेटा, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, जो साइन के साथ में एंगल लिखा हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं? फेज। क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पे फेज डिफरेंस निकालना चाहूँ, यहाँ पे क्या होगा? अगर मैं निकालना चाहूँ फेज डिफरेंस डेल्टा फाई, तो फेज का डिफरेंस क्या है यहाँ पे? ओमेगा टी φ1 माइनस φ2 होगा। व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस? दैट विल बी φ2 माइनस φ1। क्लियर? तो ओमेगा टी प्लस के एक्स2 माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स1, ये φ2 और ये φ1, क्योंकि इसके साइन के साथ वाला क्या होता है? फेज होता है। फेज को हम फाई से दिखाते थे। तो ओमेगा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, के कॉमन निकल जाएगा। व्हाट इज कमिंग? x2 माइनस x1। तो डेल फाई फाइनली क्या आ रहा है आपका? k इंटू डेल्टा एक्स। मीन्स जो चेंज इन फेज आ रहा है, चेंज इन फेज आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है? पाथ डिफरेंस के कारण आ रहा है। ये क्या है? डेल्टा एक्स। एक्स क्या है? डिस्टेंस, मतलब पाथ। तो ये क्या आ रहा है? पाथ डिफरेंस है। और ये आपका क्या है? ये आपका है फेज डिफरेंस है। तो व्हाट इज द रीजन ऑफ द फेज डिफरेंस? क्या चीज़ है रीजन उसका? फेज डिफरेंस क्यों आया? यहाँ पे चीज़ें अलग क्यों हुई? क्योंकि यहाँ से सोर्स से, देखो यहाँ पे चीज़ें अलग क्यों आई? क्योंकि यहाँ से ये जो सोर्स है इसका डिस्टेंस अलग है, ये जो सोर्स है इसका डिस्टेंस अलग है। अगर सोचो सेम डिस्टेंस होता, सिर्फ ऐड हो जाता, ठीक है, सेम डिस्टेंस होता तो क्या हो जाता? ऐड हो जाता। वैसा ही कुछ हो जाता है ना। तो फेज डिफरेंस नहीं आता वहाँ पे। तो फेज डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे पाथ अलग अलग है। अब सोचो कि अगर कोहेरेंट सिस्टम है, इसका क्या मतलब है? अगर ये सिस्टम ऐसा नहीं होता, मतलब हम अगर ओमेगा को कोहेरेंट का मतलब होता है ओमेगा कांस्टेंट। कोहेरेंट का क्या मतलब होता है? ओमेगा कांस्टेंट। अगर हम ओमेगा को कांस्टेंट नहीं मानते, यहाँ पे हमने ओमेगा कांस्टेंट मान रखा है, अगर ये किस ओमेगा कांस्टेंट है मतलब ये सिस्टम क्या है? कोहेरेंट सिस्टम है। अगर हम ओमेगा कांस्टेंट नहीं मानते तो क्या होता? अगर आप ओमेगा कांस्टेंट नहीं मानते तो आप फेज डिफरेंस कैसे निकालते? ये आपका इक्वेशन, यही इक्वेशन आपका ओमेगा टी कैंसिल आउट नहीं होता और ये जो डेल्टा फाई है वो क्या हो जाता? टी कांस्टेंट, दैट इज ओमेगा टी, है ना, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 प्लस क्या आ जाएगा आपका? के इंटू x2 माइनस x1, ये आता। अगर इसमें मेरा, मैं सीधा यहीं से लिख रही हूँ ना, अगर हमारा ओमेगा कांस्टेंट नहीं होता, ओमेगा डज नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट नहीं होता, तब के केस में क्या होता? क्लियर? क्योंकि मेरे को समझाना है कि इंटरफेरेंस जो है ना बेटा, इंटरफेरेंस में हमने मान रखा है कि हमारा सिस्टम क्या है? कोहेरेंट है। पहला अजम्पशन इंटरफेरेंस का जब हम पढ़ते हैं तो हम अजम्पशन ही मानते हैं कि सिस्टम हमारा क्या है? कोहेरेंट है। कोहेरेंट लाइट वेव्स निकल रही हैं, कोहेरेंट वेव्स निकल रही हैं। कोहेरेंट वेव्स का मतलब क्या है? कि ओमेगा कांस्टेंट है, ठीक है। और ओमेगा कांस्टेंट अगर क्यों लिया? अगर ओमेगा कांस्टेंट नहीं होता तो क्या होता? तो ओमेगा कांस्टेंट नहीं होता तो हमारा फेज डिफरेंस ऐसा हो जाता है। इक्वेशन क्या लिखते हैं इसको? डेल ओमेगा इंटू टी, डेल ओमेगा इंटू टी प्लस के इंटू डेल्टा एक्स, ये इक्वेशन लिखते। क्लियर? अब ये होता फाई डिफरेंस। मतलब अब फेज डिफरेंस किसके किसके कारण आ जा रहा है? ये फेज डिफरेंस किसके कारण आ जा रहा है? देखो फेज डिफरेंस में अब इसका इफेक्ट पड़ रहा है, ओमेगा का, टाइम का इफेक्ट पड़ रहा है ना, टाइम का इफेक्ट दिख रहा है और यहाँ पे पाथ का इफेक्ट दिख रहा है। यहाँ पे पाथ का इफेक्ट दिख जा रहा है, ओमेगा कांस्टेंट नहीं है। ओमेगा कांस्टेंट नहीं है मतलब
कि ओमेगा 2 अलग होगा, ओमेगा 1 अलग होगा, डेल्टा ओमेगा आएगा। मतलब कहीं ना कहीं अब इस फैक्टर का, क्योंकि ये फैक्टर अलग होने लगा मतलब टाइम के साथ ओमेगा अलग होने लगा। भाई अगर टी टाइम पे ओमेगा है तो T2 टाइम पे ओमेगा 2 है, मतलब टाइम का इफेक्ट दिखने लगा, यहाँ पे पाथ का इफेक्ट दिखने लगा। मतलब अब समझो कि ये लॉजिक क्या कह रहा है, यहाँ पे पाथ डिफरेंस किसके किसके कारण आ रहा है, टाइम में चेंज होने के कारण भी आ रहा है और पाथ में चेंज होने के कारण भी फेज डिफरेंस आ रहा है। ठीक, अब इसका फिजिकल मतलब समझ के देखो कि ये कहना क्या चाहता है। अगर को देखो मान लीजिए आपने कोई स्टेज प्रिपेयर किया है, ठीक है, और आपको यहाँ पे आपने यहाँ पे ब्राइट स्पॉट बनाना था, आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा उजाला चाहिए था। आपने एक सोर्स लगा दिया यहाँ पे और एक सोर्स लगा दिया यहाँ पे, आपने अपने हिसाब से डिस्टेंस एडजस्ट कर लिया कि हाँ भाई ये वाला, आप जैसे सिंपल सी बात है, आप फोटो खिंचाने जाते हो, ठीक है, आपको यहाँ बैठा देता है और वो अपने हिसाब से लाइट एडजस्ट कर लेता है। किसी को यहाँ पे रख देता है, एक लाइट आपके सामने में फोकस लेंस को, एक लेंस यहाँ पे, एक लाइट आपके लाके यहाँ पे रख देता है। वो डिस्टेंस अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है कि यहाँ पे ब्राइट स्पॉट बनना चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा उजाला होना चाहिए। तो यहाँ से वो समय जो यहाँ का जो ब्राइट स्पॉट है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, इस सोर्स के और इस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस पे। देखते हो ना कि सिर्फ आप वो क्या करता है, सामने आपका जो वो ऐसे छाता सा लगा हुआ होता है उसके डिस्टेंस को मैनेज करता है। तो ये डिस्टेंस मैनेज कर लेता है और ये डिस्टेंस मैनेज कर लेता है और देख लेता है कि हाँ, थोड़ा आगे पीछे करके देख लेता है कि इस जगह पे ब्राइट स्पॉट बन रहा है, हाँ सबसे अच्छी लाइट आ रही है, अच्छा फोकस आ रहा है। तो वो डिस्टेंस के हिसाब से चेंज हुआ केवल। अब मान लो अगर वो डिस्टेंस के हिसाब से चेंज नहीं होता, अगर वो उसका फोकस टाइम के हिसाब से भी चेंज हो रहा होता, तो मतलब मान लीजिए अभी रखा है t=5 सेकेंड पे यहाँ पे ब्राइट स्पॉट दे रहा है इसी दूरी पे, पर अगर t=10 सेकेंड है तो इसी दूरी पे वो आपको क्या दे रहा है, ब्लैक स्पॉट दे रहा है। तो भाई ये तो लफड़ा हो जाता। एक बार आप यहाँ बैठे हैं, उसने फोकस सेट किया है, वो फोटो खींचने चला गया और जब वो फोटो खींच के आ रहा है तो यहाँ पे देख रहा है कि यहाँ पे तो अरे, जब फोटो खींचने के टाइम पे तो यहाँ पे ब्लैक स्पॉट है, क्योंकि ये जो फोकस है, यहाँ का जो ब्राइटनेस और डार्कनेस है वो सिर्फ डिस्टेंस के साथ नहीं, टाइम के साथ भी चेंज होने लगेगा। तो भाई अगर यहाँ का देखो, तो ये चीज़ें क्या करेंगी, दिक्कत क्रिएट करेंगी। तो अगर ये सिर्फ डिस्टेंस के साथ चेंज होता है तो भैया हमने डिस्टेंस मैनेज कर लिया और रख दिया, तो भाई हमें पता है डिस्टेंस मैनेज्ड है और यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट मिलने वाला है अगर ये इस डिस्टेंस में रखा हुआ है। बट अगर ऐसा नहीं है, डिस्टेंस के साथ में ये चीज़ें मैनेज नहीं हो रही हैं, ठीक है, तब फिर वो दिक्कत क्रिएट करता है कि ये टाइम के साथ भी चेंज हो जाएगी, तो फिर इसका अल्टरेशन बहुत बढ़ जाएगा। स्टेज में सुनो कि 2 जगह बॉक्स अलग अलग रखे हैं, अब आप स्टेज में खड़े हैं, आपको बॉक्स की फ्रिक्वेंसी सुनाई दे रही है, आपने सेट कर लिया कि हाँ यहाँ पे बॉक्स रखा हुआ है, इस दूरी पे बॉक्स रखा हुआ है, यहाँ पे गाना स्टेज में अच्छे से सुनाई दे रहा है। ठीक, अब वो डिस्टेंस के साथ आपको अच्छे से सुनाई दे रहा है, तो ये तो हो गया कोहेरेंट सोर्स, डिस्टेंस के साथ में वो अलग अलग है। लेकिन अगर वो टाइम के साथ भी चेंज होने लगे, 10 मिनट बाद वो उसका फ्रिक्वेंसी फिर से अल्टर हो जाए, तो क्या होता है, यही डिफरेंस होता है फेज डिफरेंस का, कि फेज डिफरेंस होने के कारण फेज डिफरेंस ना सिर्फ पाथ पे नहीं, टाइम पे भी डिपेंड करने लगता है, जब अगर हमारा सिस्टम क्या हो, कोहेरेंट ना हो तब। इसीलिए सारे सोर्सेस को क्या माना जाता है, कोहेरेंट माना जाता है, कि कोहेरेंट मान के स्टडी की जाती है कि भाई कोहेरेंट है मतलब टाइम के साथ चीज़ें क्या है, कांस्टेंट रहेगी, सिर्फ डिस्टेंस के हिसाब से चेंज होगी। तो डिस्टेंस को मैनेज कर लिया, यहाँ पे ब्राइट स्पॉट ले लिया, डिस्टेंस को मैनेज कर लिया, यहाँ पे डार्क स्पॉट मिल लिया। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, मैडम डार्क स्पॉट और ब्राइट स्पॉट क्या होता है। ठीक है, देखिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल सी बात है कि जब इंटरफेरेंस होता है ना बेटा, तो जब यहाँ पे आपको एडिशन मिलता है, जब यहाँ पे आपको मैक्सिमम मिलता है, मैक्सिमम वैल्यू आती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे यहाँ पे ब्राइट स्पॉट मिलेगा। खुद सोचो, यहाँ पर से लाइट वेव आ रही है, यहाँ पर से लाइट वेव आ रही है, यहाँ पे दोनों अगर मिल गई तो वो क्या देंगी, ब्राइट स्पॉट देंगी। और यहाँ पे अगर दोनों सब्सट्रैक्ट हो गई, लाइट सोर्स आ रही थी, एक लाइट सोर्स आ रही थी, एक दोनों ने यहाँ पे क्या हो गया, दोनों ने ना, दो हैं, दोनों ने एक दूसरे को इफेक्ट को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, डार्क स्पॉट मिलेगा। और दोनों अगर लाइट सोर्स आ रही है, दोनों मिल गई, है ना, दोनों मिल गई तो क्या हो जाएगा, जैसे दोनों मिल गई तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को इफेक्ट को जोड़ और ऐड हो जाएगा, तो वो ब्राइट दिखने लगेगा।
एक वाइट लाइट यहाँ से मारो, एक वाइट लाइट यहाँ से मारो, यहाँ ज़्यादा उजाला दिखेगा कि कम उजाला दिखेगा? ज़्यादा उजाला दिखेगा, ठीक। अब यहाँ से वाइट लाइट करो और यहाँ से ब्लू लाइट डाल दो, तो वाइट का इफेक्ट कम होगा या ज़्यादा होगा? वाइट का इफेक्ट कम होगा। तो इसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब एम्पलीट्यूड ऐड होते हैं तो हम उसे क्या बोल देते हैं? कंस्ट्रक्टिव। जब एम्पलीट्यूड कम माइनस होते हैं तो हम उसे बोल देते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कुछ क्लियर हुआ? तो ये था इंटरफेरेंस। अब चलिए फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा, है ना? ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे कि हमारे पास जब इंटरफेरेंस होता है तो उसमें दो लाइट मिलती है। दो लाइट जब मिल रही हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बेसिस में दिया जाता है, मतलब दोनों को ऐड करके दिया जाता है, ठीक। वेक्टर एडिशन ऑल्सो, क्योंकि अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, वेक्टर एडिशन के थ्रू दिया जाता है। जब हम इंटरफेरेंस पढ़ते हैं तो जो सोर्स होता है वो कैसा होता है बेटा? कोहेरेंट सोर्स होता है। कोहेरेंट सोर्स क्यों लिया जाता है? क्योंकि कोहेरेंट सोर्स लेने से जो टाइम के साथ का चेंजेस है उन चेंजेस को हम क्या कर सकते हैं? अवॉइड कर देते हैं। और अगर हमने कोहेरेंट नहीं लिया तो जो हमारा इंटरफेरेंस में जो हमारा रिजल्टेंट आता है वो टाइम के साथ भी चेंजेस हो जाते हैं, तो उनको स्टडी करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्लियर? तो इसलिए हमने वो चीज़ें हटा दी हैं। वो सारी चीज़ें हम क्वांटम फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि हायर लेवल की स्टडीज़ हैं। इतना क्लियर हुआ? चलिए, एक तो हमने अभी तक ये देख लिया कि जब हम इंटरफेरेंस की स्टडी कर रहे हैं तो एक चीज़ हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, वो क्या है? हमारा ओमेगा कांस्टेंट है। ओमेगा कांस्टेंट मतलब सोर्स कैसा है मेरा? कोहेरेंट सोर्स है। क्लियर? तो अब और भी चीज़ें देख लो कि अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो और क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट हो सकती हैं। देखो, ओमेगा इज इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं? 2πf, मतलब ओमेगा कांस्टेंट यानी क्या कांस्टेंट? मेरा एफ भी कांस्टेंट हो गया, फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट हो गई। क्लियर? ठीक है। अब एक बात बताओ, ये तो ठीक है, इसके अलावा कि क्या कहीं पे आपका मीडियम चेंज हो रहा है? डेफिनेटली नहीं। तो मीडियम सेम है, ड्यू टू सेम मीडियम आपका क्या सेम हो जाएगा? वेलोसिटी सेम हो जाएगी, ठीक। मीडियम सेम होने के कारण क्या चेंज सेम हो जाएगी? वेलोसिटी सेम हो जाएगी। वेलोसिटी सेम रहती है तो आपका एक फैक्टर आता है के, दैट कांस्टेंट जो हमने फॉर्मूले में लिखा था वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट के कांस्टेंट है, के इज इक्वल्स टू हम लिखते थे 2π लैम्डा, अगर आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। तो के की वैल्यू आती थी 2π लैम्डा, तो के कांस्टेंट मीन्स आपका लैम्डा भी कांस्टेंट हो जाता था। तो ये सारे फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें क्या है आपकी स्टडी में काम आने वाली हैं कि ओमेगा कांस्टेंट होगा इंटरफेरेंस की स्टडी के लिए, है ना। फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट होगी, फ्रिक्वेंसी के साथ साथ आपका और क्या चीज़ कांस्टेंट होगा बेटा? कि आपका मीडियम सेम होगा, मीडियम सेम के कारण वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी के कारण के कांस्टेंट, के के कारण लैम्डा कांस्टेंट। तो ये सारी चीज़ें, वेलोसिटी के कारण बेसिकली के कांस्टेंट नहीं होता, के को कांस्टेंट माना जाता है क्योंकि के कांस्टेंट है ही, ठीक है, 2π/λ। तो लैम्डा फिर क्या हो जाएगा? आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये सारे पैरामीटर्स हम स्टडी में लेके चलते हैं इंटरफेरेंस के। क्लियर? अब देखिए, हमने तो बोल दिया कि भाई जब दो वेव्स मिल रही हैं तो जो रिजल्टेंट होगा उसे हम किस में देंगे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बेसिस पे। तो मान लीजिए वाई नेट है, तो वाई नेट हमारा फॉर्मूला कैसे बना था बेटा? हमारा आया था, याद करो, A1, अगर मान लीजिए दो वेव्स हैं, एम्पलीट्यूड अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा? A1 साइन ओमेगा टी प्लस KX1, एक ये हो गया वेव। दूसरा वेव क्या हो गया? A2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस KX2, ये दो वेव्स हो गए, ठीक भाई। दो, अगर मान लो एक वेव यहाँ से निकल रही, एक वेव यहाँ से निकल रही, इसका एम्पलीट्यूड अलग है, इसका एम्पलीट्यूड अलग है, तो तीसरे का तो इक्वेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा ना कि तीसरे का एम्पलीट्यूड क्या होगा? नहीं पता, ये निकालना पड़ेगा, ठीक। तीसरे का एंगल नहीं पता, एंगल निकालना पड़ेगा। क्लियर? तो ये चीज़ें देखो, ये चीज़ें कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो, दो मेथड होती है। एक मेथड होती है कि कॉम्बिनेशन मेथड से जाएं, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेव से, और दूसरा टेक्निक होता है कि हम डायरेक्ट फॉर्मूले से जाएं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेव मेथड हम 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं उसमें ज़्यादा डीप में नहीं जा रही हूँ। हम डायरेक्टली अभी जंप कर रहे हैं किसमें? फॉर्मूला मेथड में, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वेक्टर एडिशन को दिखाता है। तो अब देखो, तीसरा इक्वेशन आप कैसे लिखोगे? इस वेव का इक्वेशन आप कैसे लिखोगे? इसी ना फॉर्मेट में लिखोगे।
तो अगर इसका इक्वेशन मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगी, ए रिजल्टेंट साइन ऑफ ओमेगा तो कांस्टेंट है तो चेंज नहीं होगा, प्लस के कांस्टेंट है चेंज नहीं होगा, लेकिन एक्स डेफिनेटली क्या हो जाएगा बेटा, x1, ये जो चीज़ें हैं ये फैक्टर आपकी चेंज होंगी। तो मतलब ए आपको रिजल्टेंट चाहिए और यहाँ का एंगल आपको क्या चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए, तब ये इक्वेशन क्या बनेगा, ये तीसरी वेव का जो इन दोनों को मिलने के बाद तीसरी वेव बन रही है उसका इक्वेशन इस फॉर्मेट में आएगा। तो मतलब एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट चाहिए, ठीक, और साथ ही साथ इसका भी रिजल्टेंट चाहिए, एंगल का रिजल्टेंट चाहिए। तो ये हम कैसे निकालते हैं, ये हम निकालते हैं जो आपने पैरेललोग्राम थ्योरम पढ़ा होगा उसके बेसिस पे। जैसे कि अगर दो एम्पलीट्यूड है, इनका रिजल्टेंट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट या फिर नेट एम्पलीट्यूड कैसे आता है आपका, a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, ये आपका क्या हो जाता है, नेट रिजल्टेंट हो जाता है। ये कैसे निकलता है आपका नेट एम्पलीट्यूड, आप इसी फॉर्मूले से निकालते हैं। मतलब अगर दो, एक एम्पलीट्यूड ये, एक एम्पलीट्यूड ये, मतलब दो सोर्स हैं, इस सोर्स से कुछ एम्पलीट्यूड निकल रहा है, इस सोर्स से कुछ एम्पलीट्यूड, दोनों के एम्पलीट्यूड को लेके ये फॉर्मूले में फिट कर दो, क्या निकल जाएगा, नेट एम्पलीट्यूड निकल जाएगा। ठीक, सेम वैसे ही अगर आपको एंगल निकालना है तो कैसे निकालते हैं हम, a2 साइन फाई टेन थीटा लिखते हैं ना यहाँ पे, टेन थीटा इज इक्वल टू a2 साइन फाई दैट इज a1 प्लस, उल्टा लिख दिया गया फॉर्मूला मैंने, a1 cos फाई। एक बार फॉर्मूला आप चेक कर लेना, ठीक है, हो सकता है मेरे ख्याल से ये a1 और a2 डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। चलिए एक बार मैं ही चेक कर लेती हूँ, क्योंकि फॉर्मूला अगर मिस्टेक हो गया तो चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। दैट इज नहीं करेक्ट है, ठीक है। तो a2 साइन फाई दैट इज a1 प्लस a2, a1 प्लस a1 क्या हो जाएगा आपका cos फाई। तो ये आप टेन थीटा यहाँ से निकाल सकते हो और ये नेट यहाँ से निकाल सकते हो। जब ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी आप डायरेक्टली इस इक्वेशन में पुट कर देना, ए की जगह में ए नेट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस दिस थीटा, तो दैट विल गिव यू फाइनल इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन निकाल सकते हो या इस नए वेव की इक्वेशन निकाल सकते हो। अब देखो, जब दो वेव्स मिल रही हैं तो हमें क्या होगा, देखो यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड जो नेट आ रहा है, ठीक है, तो जब दो वेव मिल रही हैं तो आपका जब दो वेव मिलती है तो बेटा क्या मैंने पहले बोला कि कैसे कैसे हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है। ये चीज़ें लेकिन हम कैसे समझेंगे, समझिए बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, आराम से, हैव पेशेंस, आराम से पढ़ने वाले हम, बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करने के लिए, ठीक। डेफिनेटली वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि हम सारी चीज़ें कोशिश कर रहे हैं कि आज रिवाइज करके चलें, क्योंकि भाई ये 11th का टॉपिक है, इसमें हम ज़्यादा दिन या ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, है ना। तो देखो, एक हम ये पढ़े थे कि इंटेंसिटी पढ़े थे, आप याद आ रही है क्या सारी चीज़ें, इंटेंसिटी पढ़े थे, क्या पढ़े थे, इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद करो ज़रा। इंटेंसिटी का फॉर्मूला अगर आपको याद आ रहा हो, इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू आपने पढ़ा था दैट 2 पाई एफ ए स्क्वायर डेंसिटी इंटू वी, यही हमने फॉर्मूला पढ़ा था इंटेंसिटी का, ठीक है। अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला मतलब देखो 2 पाई कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट, डेंसिटी क्यों कांस्टेंट, मीडियम ही चेंज नहीं हो रहा तो डेंसिटी कैसे चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी कांस्टेंट, क्यों कांस्टेंट, भाई क्या चेंज नहीं हो रहा है, मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट। तो मतलब I इज ओनली डिपेंडिंग अपॉन ए स्क्वायर, एंड व्हाट इज ए इज माय एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, के ए स्क्वायर, कोई एक कांस्टेंट लिख सकते हो, तो मैंने I इज इक्वल टू क्या लिख दिया, के ए स्क्वायर लिख दिया, क्लियर। अब क्योंकि ये फॉर्मूला इसलिए बता रही हूँ कि इसके बेसिस पे भी न्यूमेरिकल्स आपको डेफिनेटली मिल सकते हैं। अब आपने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकाला था, ए नेट कैसे निकाले थे आप याद करो, ए नेट का स्क्वायर, a1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर, 2a1 a2 cos ऑफ फाई। व्हाट इज फाई, फाई क्या है, दो वेव्स है ना शुरू में, अगर मान लो जैसे ये दो वेव्स थी, एक वेव ऐसे आ रही थी, ठीक है, एक वेव ऐसे आ रही थी और यहाँ मिल रही थी, तो इस
इसका फेस और इसका फेस, दोनों के फेस का डिफरेंस है ये। क्लियर? चलिए देखते हैं। मतलब मान लो ये, इसको आप लिखे हो ओमेगा टी प्लस 630 और इसको लिखे हो आप ओमेगा टी प्लस 60। क्लियर? ओमेगा टी प्लस 30, ओमेगा टी प्लस 60। तो अगर ये ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री को दिखा रहा है तो 30 प्लस 30 डिग्री विल बी ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री का लाइन होगा। ये ओमेगा टी प्लस 30 दिखा रहा है, ओमेगा टी प्लस 60 कैसे जाओगे? तो 30 का एंगल, ये अगर 30 का एंगल है तो इसमें और 30 ऐड करोगे तब यहाँ जाओगे। तो 30 क्या होगा? 60। तो मतलब व्हाट इज 5 इज योर 30 डिग्री। क्लियर? तो ये दोनों के बीच का एंगल दिखाता है, दोनों के बीच का फेस डिफरेंस है वो। 5 क्या लिखते हो? 5 फेस डिफरेंस लिखते हो ना। क्लियर? तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं। अब देखो, अगर ये इस सोर्स के लिए लिखना चाहो, पहले सोर्स के लिए अगर आप आई लिखना चाहोगे तो मैं इसको दो तरीके से लिख सकती हूँ। मेरे को पता है भाई, अगर मेरे पास दो सोर्स है ना, तो पहले सोर्स के लिए आई लिखोगे तो क्या लिख सकते हो? I1 इज इक्वल टू KA1 स्क्वायर लिख सकते हो, पहला इक्वेशन। I2 क्या लिख सकते हो? I2 इज इक्वल टू KA2 स्क्वायर लिख सकते हो, दूसरा इक्वेशन। क्लियर? तो अब इन दोनों को यहाँ पुट करने जाओगे तो कैसे पुट करोगे? देखो, ए नेट स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा? तो आई नेट बाय के ऐसे ही आएगा, आई नेट बाय के। A1 का स्क्वायर क्या लिखोगे? देखो, I1 बाय के। A2 का स्क्वायर क्या लिखोगे? I2 बाय के प्लस 2 टाइम्स व्हाट इज A1? रूट ओवर I1 बाय रूट के इंटू रूट ओवर I2 बाय रूट ऑफ के इंटू कॉस फाई। किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा भैया, यहाँ से वैल्यू निकाल के सिर्फ यहाँ पुट किए हैं A1 का और A1 स्क्वायर का। A1 स्क्वायर निकालोगे तो I1 बाई के, A1 निकालोगे तो ये स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा। तो बस वही लिख दिया है मैंने। ठीक है? अब देखो, रूट के क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। तो के हो जाएगा तो यहाँ भी के, यहाँ भी के, यहाँ भी के, सब जगह का के क्या हो जाएगा बेटा? कैंसल आउट हो जाएगा। क्या बच जाएगा? दैट आई नेट इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स I1 I2 कॉस फाई। क्लियर? ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हमारा किसका इक्वेशन हो गया? I1 का, इंटेंसिटी का इक्वेशन हो गया। ठीक? और ये हमारा किसका इक्वेशन हो गया है? एम्पलीट्यूड का इक्वेशन हो गया है। दोनों चीजें। ठीक है? अब देखो, जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है वहाँ पे हमें ब्राइट स्पॉट मिलता है। जहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम है, तीव्रता इंटेंसिटी मिनिमम है, वहाँ पे हमें क्या मिलता है? डार्क स्पॉट मिलता है। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम कब आएगी? जब दो वेव को मिलाया, इंटेंसिटी मैक्सिमम आ गई तो वहाँ क्या मिला? ब्राइट स्पॉट। जहाँ पे दो वेव को मिलाया, इंटेंसिटी क्या हो गई? सबसे मिनिमम आ गई, वहाँ पे क्या मिल गया? डार्क स्पॉट। तो इसी चीज को हम समझते हैं आगे। मैंने क्या बोला? यही चीजें क्या कहलाती हैं, थोड़ा सा समझो। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैं पहले लिख रही हूँ एक साइड में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड सेकेंड साइड में हम लिख रहे हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इज इट विजिबल? ये क्या होता है ना, जब कैमरे में ध्यान जाता है ना तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। क्लियर? ठीक है। अब देखो, दो इंटरफेरेंस होते हैं, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। जब इंटेंसिटी मैक्सिमम है, क्या चीज मैक्सिमम है? इंटेंसिटी आई। व्हेन आई इज मैक्सिमम देन द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल फॉर्म। आई मैक्सिमम आ रहा है मतलब दो वेव्स मिल रही हैं और दो वेव्स मिल के अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच रही हैं। ठीक है? तो आप क्या बोलोगे उसको? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, आई मैक्सिमम। ठीक? जब आई क्या है? मिनिमम है, तो आप उसको क्या बोलोगे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म हो रहा है। ठीक? और आई मैक्सिमम मतलब मैं आई एक वेव की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आई नेट की बात कर रही हूँ। जो आई नेट आप कौन से फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे? इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे। क्लियर? अब देखो, इतना समझ में आया। आई मैक्सिमम है मतलब इनडायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं क्या कि ए विल बी मैक्सिमम, ए नेट विल बी मैक्सिमम, क्योंकि आई इज ओनली डिपेंडिंग अपॉन ए। इसके लिए भी ए क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। क्लियर? तो अब अगर ऐसा लिखना चाहो तो ए को क्या लिख सकते हो? ए का इक्वेशन क्या आया, पढ़ा था, याद करो। ए नेट स्क्वायर दैट इज A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। क्लियर? यहाँ पे भी तो A2 का सेम ही इक्वेशन पढ़ा था, ए नेट स्क्वायर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस
नीचे लिख देते हैं 2a1a2 cos फाई। क्लियर। अब बताओ ए मैक्सिमम कब होगा, जब ये cos फाई की वैल्यू, देखो a1 a2 को तो हम चेंज नहीं कर सकते, ये तो सोर्स से आ रहा है हम, लेकिन एंगल मेंटेन कर सकते हैं। तो एंगल जब ये डिफरेंस क्या होगा, मैक्सिमम कब होगा, जब cos फाई की वैल्यू क्या होगी 1। तो व्हेन cos फाई इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, cos फाई की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तब ये क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। cos फाई की 1 वैल्यू कब होती है, जब फाई इज इक्वल्स टू 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ये सारी वैल्यूज होती हैं फाई की, तब आपके लिए क्या आता है, cos की वैल्यू 1 आती है। तो मतलब व्हेन फेज डिफरेंस इज 0, 2 पाई, 3 पाई, 6 पाई हो, तब आपको क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। ठीक है। अब मान लो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने मिलते हैं, या फिर इसको हम अगर फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखते हैं, 2n पाई लिख देते हैं डायरेक्टली। भाई 2n पाई लिखोगे ना आप इसको, तो इस वैल्यू को हम क्या लिख देते हैं, 2n पाई लिख देते हैं। क्लियर। अब देखो ये चीज समझ में आई, इसके बेसिस पे आप फेज डिफरेंस भी निकाल, ये कितना, इसका लिए ये वाला इक्वेशन ध्यान रखना कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस का फॉर्मूला ये होता है, ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस का फॉर्मूला। पाथ डिफरेंस भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला भी क्रिएट कर, अभी तो थोड़ी देर पहले हम फॉर्मूला पढ़े थे, क्या फॉर्मूला पढ़े थे याद करो, डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा था हमने, डेल्टा एक्स, है ना, डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स, और इंटू मल्टीप्लाई में क्या पढ़ा था, क्या मेरे को एग्जैक्टली दैट इज जस्ट अ सेकेंड, के टाइम्स पढ़ा था हमने, है ना, के टाइम्स डेल्टा एक्स पढ़ा था, तो दैट इज डेल्टा टाइम्स, और के को क्या हम लिख सकते थे, पाई बाय 2 पाई बाय लैम्डा। तो हम ये डेल्टा फाई का फॉर्मूला लिखते थे। तो अब देखो डेल्टा एक्स है, तो इसको ये डेल्टा एक्स निकालना है तो इसको इन्वर्स कर सकते हो, दिस इज, ये लैम्डा इधर ले आओ, 2 पाई डिवाइड में ले आओ, और इसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हो। तो जब ऐसा लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब डेल्टा फाई, तो फाई इज इक्वल्स टू 0 रखो, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, डेल्टा एक्स की वैल्यू आएगी 0। फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई रखो, तो 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा लैम्डा। फाई इज इक्वल्स टू 4 पाई रखो, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा वैल्यू 2 लैम्डा। फिर नेक्स्ट करो 3 लैम्डा। तो मतलब ये वैल्यूज ऐसे यहाँ बढ़ते जा रही हैं। तो मतलब फेज डिफरेंस ये आ रहा है, फेज डिफरेंस क्या आ रहा है, फेज डिफरेंस इज कमिंग n पाई, ये 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, तो इसको क्या लिख सकते हो, डेल्टा एक्स इज कमिंग n पाई या n लैम्डा, पाई नहीं कह सकते, n लैम्डा कहेंगे क्योंकि लैम्डा है। ठीक, तो ये आपका क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस है। अब अगर मैं बोलूं कि थर्ड वेव के लिए, ठीक है, थर्ड वेव के लिए आप क्या बताओ मेरे को, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ठीक है, तो थर्ड वेव के लिए आप मतलब थर्ड कंडीशन में आप जस्ट न्यूमेरिकल करेंगे तो वैसे आपको इजीली समझ में आएगा। अभी फिलहाल आपको इतना समझ में आया क्या कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब आपकी इंटेंसिटी क्या हो रही हो, मैक्सिमम हो रही हो। ए नेट का इक्वेशन लिख लिया क्योंकि इंटेंसिटी मैक्सिमम, तो ए मैक्सिमम कब मिलेगा, जब cos फाई क्या होगा, देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ cos फाई पे। तो cos फाई मैक्सिमम कब होता है 1 पे, तो उसके अकॉर्डिंग एंगल्स निकाल लिया। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस कितने का फॉर्मूला क्या निकला, 2n पाई। ठीक है, सेम वैसे डिस्ट्रक्टिव, अगर देखो फेज डिफरेंस निकाल लिया, उसके बेसिस में हमने क्या निकाल लिया, फिर पाथ डिफरेंस में निकाल लिया। पाथ डिफरेंस के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, n लैम्डा, और फेज डिफरेंस क्या हो गया 2n पाई। क्लियर। सेम वैसे ही हम इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखो cos, इसमें ये हमें वैल्यू क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। तो cos फाई, अब देखो ए नेट मिनिमम कब आएगा, जब cos फाई मिनिमम होगा। cos फाई की मिनिमम वैल्यू क्या होती है बेटा, -1। ठीक है, तो जब -1 होती है तो फाई की वैल्यू क्या आ जाती है, -1 के लिए। अब आपको ये काम आप मेरे को करके बताओगे क्या, ये काम आप मेरे को कंप्लीट करके बनाना कि फाई की वैल्यू माइनस कब आती है। ठीक है, ये आप क्लियर करोगे, और मुझे इसके लिए और इसके लिए फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला चलो मैं बता देती हूँ आपको। अगर आप ऐसे ही -1 रखेंगे तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा आपका,
2n-1 पाई, एंड आपका जो फेज डिफरेंस आएगा दैट विल कम 2n-1 लैम्डा बाई 2। मतलब कहीं ना कहीं आपको पता चल गया होगा वैल्यूज़ क्या आने वाली हैं। ठीक है, ये वाली वैल्यू मैथ्स वाले बच्चे तो एटलीस्ट गैस कर ही लिए होंगे कि ये वैल्यूज़ क्या आएंगी, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, क्योंकि n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 रखते जाओगे, है ना, तो वो वैल्यूज़ वैसे ही आती जाएंगी। और ये वैल्यूज़ आप कॉस माइनस कहाँ कहाँ होता है वो उसके बेसिस में आप ये वैल्यूज़ निकालना, फिर आप मेरे को इतना एटलीस्ट सॉल्व करके बताना मेरे को समझ में तो आया, तुम लोग कुछ पल्ले पड़ा या नहीं पढ़ना। ठीक, तो ये बात हो गई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, और किसकी बात हो गई, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। इसके बेसिस में अगर हम नॉर्मली कभी कभी न्यूमेरिकल दे देता है, वो कैसे फाइंड आउट करोगे एक बार वो देखो। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर बोल रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू मतलब कैसे, तो देखो आई मैक्सिमम निकालना है, चलो मान लिया आई मैक्सिमम निकालना है, कॉस इज इक्वल टू आई मैक्सिमम निकालना है, या फिर पहले ए मैक्सिमम निकालो, पहले आई निकाल लेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, पहले ए मैक्सिमम निकालते हैं। तो ए मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस A1 स्क्वायर हो गया फॉर्मूला, A2 स्क्वायर हो गया प्लस 2A1 A2 क्या लिख लिया cos 5। मैक्सिमम कब होगा, जब ये वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो इसका इक्वेशन क्या हो गया, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, इसको रख दिया वैसे ही, तो ये A मैक्स हो गया। इसको क्या लिख सकते हो, A1 प्लस A2 का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर है, इसको कैसे भूल जा रहे हैं हम, ए मैक्सिमम है स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट। ए मैक्सिमम कब आ रहा है, A1 प्लस A2, तो ये किसके लिए फॉर्मूला हो गया, ए मैक्सिमम के लिए। क्लियर, सेम वैसे ही आई मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या है बेटा, I1 प्लस I2, सॉरी अब रूट लिख लिया, चलो इसी को लिख लो, 2I1 I2 cos 5 प्लस I2, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब इसको क्या लिख सकते हो, ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये वाली वैल्यू क्या होगा, इसमें 2 भी है, तो ये वाला वैल्यू 1 होगा, तो ये इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 इंटू 1। इसको क्या लिख सकते हो, रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो दैट इज आई मैक्सिमम। तो अगर आपको कोई बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, आप इस वैल्यू से फाइंड आउट करोगे, इसमें भी स्क्वायर है, और ठीक है, तो ये I1 प्लस I2 का स्क्वायर है और ये आई मैक्सिमम है, तो आप इस बेसिस पे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए फॉर्मूला हमने यहाँ पे निकाला था, कहाँ गया हमारा फॉर्मूला, ये आई नेट आप निकाल के रखे हुए हैं ना, तो इसी बेसिस पे आप यहाँ से निकाल सकते हो आई मैक्सिमम, कुछ छूटा तो नहीं है, ये आई नेट है, आई नेट का ही है, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी फाइनली। ठीक, आई मैक्सिमम I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर। क्लियर, तो इसी बेसिस में निकालो, यहाँ पर से रूट कर सकते हो इसको, अगर इधर ट्रांसफर करना है तो कई लोग ऐसा भी लिखते हैं, रूट आई मैक्स इज इक्वल्स टू रूट I1 प्लस रूट I2, तो जो आपको लिखना है वो लिख सकते हो। सेम ऐसे ही आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो। सिर्फ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सॉल्व करने जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, -1, इसलिए उसका ए मिनिमम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका, A1 माइनस A2। आई मिनिमम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा हमारा, रूट ओवर आई माइनस I2। तो ये हमारे फॉर्मूलेस निकल जाएंगे आपके, इसके बेसिस पे आप क्या करके देखो, सॉल्व करके देखो कैसे बन रहा है। ठीक, तो बस यही था हमारा किसका, इंटरफेरेंस का पूरा एक शॉर्ट में रिवीजन। हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी थी, क्या क्या पढ़ लिया कि भाई इंटरफेरेंस क्या होता है, दो वेव्स का मिलना, कब दो वेव्स मिल रही हैं, तो दो वेव मिल रही हैं तो जो रिजल्टेंट होगा वो सुपरपोजिशन पे बेस्ड करेगा। ठीक, सुपरपोजिशन को कैसे निकालोगे, तो एम्पलीट्यूड को रिजल्टेंट करके और एंगल निकाल लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। जब उसके बाद में मीडियम कैसा कैसा है होता है वो देख लिया कि भाई क्या क्या चीज़ें चेंज हो सकती है, कोहेरेंट मानते हैं और कोहेरेंट क्यों नहीं मानते हैं ये भी हमने देख लिया। प्लस उसके साथ हमने और क्या देखा बेटा, उसके साथ में ये देख लिया कि इंटेंसिटी पे कैसे डिपेंड करता है। अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रही है तो क्या मिलेगा, ब्राइट स्पॉट, अगर इंटेंसिटी मिनिमम हो रही तो क्या मिलेगा, डार्क स्पॉट। भाई समझ रहे हो ना, इंटेंसिटी मैक्सिमम यानी डार्क होगा, सॉरी मैक्सिमम होगा मतलब दो वेव्स आ रही हैं, दोनों के एम्पलीट्यूड मैच हो गया और बढ़ गए तो वो ब्राइट स्पॉट देगा आपको। लाइट को ही सपोज करो कि दो लाइट को एक साथ मिला दे रहे हो, दोनों मिलके और ज़्यादा ब्राइट स्पॉट देंगे कि कम देंगे, ब्राइट स्पॉट देंगे ना, सेम वैसी चीज़ है।
क्लियर। तो ये आपके कुछ लिमिटेड फॉर्मूलेज हैं, इनके बेसिस पे आप पढ़ाई स्टार्ट करिए, इतना रिवीजन करके रखिए। कल डेफिनेटली हम मिलेंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के साथ में। क्लियर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए बेटा। बाय बाय।